हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किसी गुलाम मुल्क के आंदोलन के नेता ने शासन के सबसे बड़े आदमी को ऐसा पत्र नहीं लिखा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने घुटनों के बल झुक करके रोटी मांगी थी, आपने पत्थर दिया मुझको। और वहाँ से वो दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं। दांडी यात्रा के बारे में गांधी के मन में जो कल्पना है वो कांग्रेस के बाकी नेताओं के मन में नहीं है। बड़े नेता सब जेल में हैं, तो बड़ी निराशा फैलती है कांग्रेस में कि इतना दिन सोचने के बाद ये नमक निकला इनके मन से। तो मोतीलाल नेहरू बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने एक लंबा गांधी जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा उन्होंने कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, नमक बनाने से आज़ादी मिलती है क्या। तो गांधी जी ने उनको एक पोस्ट कार्ड में जवाब लिख कर दिया, भेजा, बना कर देखो, बस इतना ही लिखा। ये जो नमक का खेल था उसने सारे देश में एक ऐसी आग लगाई। और गांधी के हर कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि वो इतना सरल होता था कि छोटे से छोटा आदमी भी अपनी जगह करने लगता था। तो गली चौराहे नुक्कड़ सब जगह नमक बनने लगा, नमक बनने लगा, बिकने लगा, बंटने लगा। गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि मुट्ठी टूट जाएगी लेकिन नमक नहीं छूटेगा। हम भारत के लोगों की शक्ति के माध्यम से चलाई गई दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी घटना बन गया। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। नमक कानून तोड़ने के लिए की गई इस यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। इस यात्रा को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार मिला। इस वजह से ब्रिटिश सरकार न केवल झुकी बल्कि उसे गांधी जी के सामने रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ा। नमक यात्रा की सफलता से जहां भारतीयों को एहसास हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है, वहीं अंग्रेजों को मालूम पड़ गया था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को अब सत्ता में हिस्सेदारी देनी ही होगी। इसे ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। नमक आंदोलन एक शिखर तक पहुंचा। ऐसा पहुंचा कि वायसराय ने इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी कि 1857 के बाद सबसे बड़ी बगावत का मुकाबला मैं कर रहा हूँ। यानी इतना व्यापक था वो। उसको दबाने का एक ही तरीका था कि दमन हो, और सरकार ने बेतहाशा दमन किया, सारे लोगों को गिरफ्तार किया, गांधी जी को अकेला छोड़ दिया। सरकार की रणनीति यही थी कि इस बूढ़े को अकेला कर दो, इसके हाथ पांव सब अंदर कर दो। तो गांधी जी अकेले हो गए, लेकिन अकेले ही वो चलते रहे और कोशिश करते रहे कि रणनीति कुछ ऐसी बने कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में सरकार के साथ वो आए। लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी होती है कराडी में,
और सारा देश जेल में बंद हो जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी जाती है। गांव से लेकर केंद्र तक कांग्रेस के सारे कार्यालयों में ताला लग जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। माना ये जाता है कि ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को जॉर्ज पंचम द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कई भारतीय नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने यानी फरवरी 1931 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। Mr. Gandhi, I assure you that except those accused of violence, all the other political prisoners will be released. Indians will be given the right to make salt on the seashore. Indians will be allowed to protest in front of liquor and foreign clothing shops. Those who resigned during the movement will be reinstated to their posts. Also, the property seized during the movement will be returned. जब सहमति नहीं बनी पहली कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जो इरविन थे उनको यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप गांधी जी के पास जाइए। गांधी जी उस समय एक बड़े लीडर थे, सर्वमान्य नेता थे, कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व इस नाते करते थे कि उनकी बात को सामान्य रूप से उनकी बात की स्वीकार्यता थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी से बातचीत करके उनको मना लिया जाता है तो आगे की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। 8 बैठकें होती हैं गांधी जी और इरविन के बीच में, जो कुल मिलाकर 24 घंटे की हैं। इस बातचीत के बाद वो समझौता होता है। इस समझौते में 2-3 बातें हैं जिसको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। गांधी की पूरी कोशिश ये है कि बातचीत, वार्ता, संधि कुछ भी ऐसी हो जाए जिससे वो आज़ादी के आंदोलन को आगे ले जा सकें, ये डेडलॉक टूट जाए। और वायसराय की कोशिश है कि गांधी जो ये बार बार आंदोलन का सहारा लेते हैं, इसको रोका जाए। तो दोनों अपनी अपनी जगह सफल होते हैं। वायसराय गांधी जी को इस बात के लिए सहमत कर लेते हैं कि सिविल नाफरमानी का आंदोलन बंद कर दिया जाए। गांधी कहते हैं बंद तो हो ही नहीं सकता है। तो आखिर बहुत चर्चा के बाद स्थगित शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसको सस्पेंड करते हैं। जब गांधी जी ने पहले नमक सत्याग्रह किया, सविनय आंदोलन किया, अनेक लोगों को बंदी बना लिया गया था, तो गांधी जी ने कहा उन सबको आप पहले छोड़िएगा। वो इस बात पर मान गए। इसी प्रकार से जो भी नॉन वायलेंट प्रिजनर्स थे, यानी जो हिंसा का आरोप जिन पर नहीं था, उनको छोड़ने की भी बात हुई, वह भी मान ली गई सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से गांधी जी की और मांगों में कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम इसको हटा देंगे। कराची के इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। पसंद करते थे।
मार्च 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक तरफ किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई, तो दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने मुख्यतः 2 प्रस्तावों को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित था और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था। मुख्य मांग थी कि पूर्ण स्वराज वो हमें चाहिए। ऐसा 1930 से पहले के जो मूवमेंट चले उसमें यह कांग्रेस के अधिवेशन में भी पास किया गया था कि पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। और उसी दिशा में दांडी का, सविनय आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए। और यह बात उन्होंने एश्योरेंस तो किया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। तो यहीं पर ही इसी विषय के कारण कराची का जो अधिवेशन हुआ उसमें कुछ विरोध भी था कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी बातें मान ली लेकिन स्वराज्य की बात कहाँ है। तो उसके बावजूद भी वह जो गांधी इरविन पैक्ट वह उस कराची अधिवेशन में पास हुआ अधिवेशन में, ताकि जिसे कहते हैं कि मोहर लगा दी गई, वहाँ उस अधिवेशन की मोहर लगी और उसको वहाँ पर पास कर लिया गया।